मधु ने जैसे ही पलटकर करण की ओर देखा तो रिद्धिमा आकर करण के गले लग गई। करण उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर मधु से बोला, आप सिर्फ दूल्हे का वेलकम करेगी, मेरी होने वाली दुल्हन का नहीं। उसके इतना कहते ही मधु फिर से उसके पास आई। उसने स्वीटी के हाथों से थाल ली, फिर बिना कुछ कहे उसने रिद्धिमा के माथे पर कुमकुम का टीका लगाया और फिर अक्षत लगाकर उस पर फूलों की पंखुड़ियां डालने लगी। करण खड़ा उसे घूर रहा था। मधु ने स्वीटी को फिर से थाल पकड़ाया और फूलों की माला रिद्धिमा को पहनाकर उसे भी मिठाई खिलाने लगी। पर रिद्धिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी मधु, पर मैं मीठा नहीं खाती। मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मिठाई फिर से थाली में रखी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ममता गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगी, पर फिर करण को सामने देखकर उसने अपने कदम रोक लिए और बोली, अभी नहीं ममता, अगर तूने करण और रोहित के सामने इस लड़की से कुछ भी कहा तो ये करण यहाँ तमाशा खड़ा कर देगा। मधु अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो कमरे के बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। मधु बिना कुछ कहे अपने कमरे में आई और बेड पर बैठकर अपना सामान पैक करने लगी। मीरा भी उसके पीछे ही कमरे में आई, पर उसने मधु से कोई सवाल नहीं किया। वो बस चुपचाप खड़ी मधु को देख रही थी। मधु ने उठकर अलमारी खोली और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। तभी रोहित वहां आकर बोला, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया मधु, मुझे नहीं पता था कि तुम हिमांशु की कंपनी में जॉब कर रही हो, पर तुम ये सामान पैक क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे नहीं पता था रोहित कि यहाँ करण साहब की शादी हो रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, कभी नहीं। मधु ने इतना कहकर टेबल पर रखी अपनी बुक्स उठाए और बैग में रखने लगी। रोहित ने मीरा की ओर देखा और फिर मधु से बोला, पर मधु, किसी को भी तुम्हारे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादी तो तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश है, और अगर तुम पुरानी बातों की वजह से वापस जा रही हो तो सब पुरानी बातें भूल चुके हैं। मधु ने मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखा। रोहित, मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ आने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जानकर कि यहाँ करण खुराना की शादी हो रही है मुझे प्रॉब्लम है। बहुत कुछ खो चुकी हूँ मैं, पर अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसलिए प्लीज मुझे यहाँ रुकने के लिए मत कहिएगा, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इतना कहकर उसने अपने बैग की जिप लगाए और मीरा की ओर देखकर बोली, मैं श्रुति मैम को बताकर आती हूँ कि मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। इतना कहकर वो चली गई, पर मीरा वही खड़ी सोच में पड़ गई। तभी रोहित उसके पास आकर बोला, मीरा, इतनी अच्छी जॉब बार बार नहीं मिलती। मुझे नहीं लगता है कि मधु को ये जॉब छोड़नी चाहिए। प्लीज उसे समझाओ, रोको उसे। मीरा बिना कुछ कहे मधु के पीछे चली गई। उसके जाते ही रोहित खुद से बोला, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मधु, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इन 3 दिनों में तुम्हारा दिल जीतकर तुमसे अपने प्यार का इकरार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा। इतना कहकर वो भी मधु के कमरे से बाहर आया। हिमांशु और श्रुति नीचे मेहंदी की रस्म के लिए तैयारियां करवा रहे थे। तभी मधु हिमांशु के पास आकर बोली, सर मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी थी मधु। यहाँ दुल्हन की मेहंदी होने वाली है और दुल्हन यहाँ बैठने वाली है। वैसे तो यहाँ का डेकोरेशन हो चुका है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे सजेशंस चाहिए ताकि हम इस डेकोरेशन को और ज्यादा खूबसूरत बना सके। तो बोलो, हमें और क्या करना चाहिए? हिमांशु ने पूछा। मधु ने नजरें घुमाकर चारों ओर का डेकोरेशन देखा और बोली, एक लड़की के हाथों में जब किसी के नाम की मेहंदी लगती है तो उसका रंग उस लड़की की जिंदगी में खुशियों के ढेर सारे रंग ले आता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज के डेकोरेशन में सारे रंग होने चाहिए और हमें नेचुरल रंगों को ध्यान में रखकर डेकोरेशन करना चाहिए। मेरा मतलब है कि व्हाइट पर्दों के साथ ग्रीन कलर के पर्दे भी होने चाहिए और चारों ओर ढेर सारे फूलों के बुके यूज करने चाहिए। और क्योंकि मेहंदी की रस्म दिन में हो रही है तो चारों ओर पक्षियों का शोर और ढेर सारे पक्षी होने चाहिए। हमें यहाँ ऊपर लगाए जा रहे शामियाने में जगह जगह आर्टिफिशियल बर्ड्स के जोड़े लगाना चाहिए, जो यहाँ के बाजारों में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उन्हें लगाते ही यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और अगर हम कुछ कलरफुल लव बर्ड्स भी यहाँ लेकर आ जाएं, तो उनकी मधुर आवाज चारों ओर गूंजने लगेगी। दुल्हन के साथ साथ मेहमानों को भी बहुत प्यारी फीलिंग आएगी। मधु के सजेशन सुनकर हिमांशु और श्रुति एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उनके चेहरे देखकर मधु डरते हुए बोली, अगर आपको मेरे सजेशंस पसंद नहीं आए तो आई एम सॉरी सर। मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। व्हाट?
हिमांशु ने हैरानी से पूछा। मधु उदास होकर बोली, आई एम सॉरी सर, पर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। अरे पर क्यों, तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। अभी अभी जो सजेशंस तुमने दिए हैं मधु, वो माइंड ब्लोइंग है। तुम एक बहुत बेहतरीन वेडिंग प्लानर बन सकती हो। यू आर वेरी टैलेंटेड। हिमांशु के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मधु ने अपनी नजर झुका ली और फिर से वही सब दोहराने लगी। प्लीज सर, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं ये जॉब नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। तभी श्रुति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मधु, मैं नहीं जानती कि अचानक से तुम ये जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो, पर आई एम सॉरी, तुम अगले 6 महीने तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती हो। तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम 6 महीने के पहले ये जॉब छोड़ती हो तो 6 महीने तक जो सैलरी तुम्हें हमारी कंपनी देने वाली थी, उतनी अमाउंट तुम्हें 24 घंटे में हमारी कंपनी को देनी होगी और इस जॉब को छोड़ने का एक वैलिड रीजन देना होगा। ये सारी बातें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी। तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट फिर से रीड कर सकती हो। ये सुनकर मधु के जैसे होश ही उड़ गए। श्रुति फिर से बोली, एडवांस दिए गए 50,000 और फोन भी वापस करना होगा तुम्हें। इतना ही नहीं, अगर तुमने हमें जॉब छोड़ने का वैलिड रीजन नहीं दिया तो तुम अगले 6 महीनों तक कहीं भी जॉब नहीं कर पाओगी। उसकी बातें सुनकर मधु सोच में पड़ गई। तभी हिमांशु बोला, देखो मधु, मैं नहीं जानता कि इतनी अच्छी जॉब छोड़ने के पीछे तुम्हारी क्या मजबूरी है, पर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम ये जॉब इस डर से तो बिल्कुल नहीं छोड़ रही हो कि इतनी बड़ी शादी में तुमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो सजेशंस तुमने दिए थे वो तुमने बिना झिझके और बहुत सोच समझ कर दिए थे। इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ मधु कि तुम हमारे साथ काम करो। प्लीज एक बार फिर से सोच लो, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। ये मौका अपने हाथ से मत जाने दो। हिमांशु के इतना कुछ कहने पर भी जब मधु कुछ नहीं बोली तो हिमांशु फिर से बोला, मधु तुम एक काम करो, आज का दिन काम रहने दो और जाकर उदयपुर की सैर करो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद तुम ठंडे दिमाग से फैसला करो कि तुम्हें ये जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं। हम इस बारे में कल आराम से बात करते हैं। उदयपुर आई हो तो यहाँ के पैलेस और झीलें देखना तो बनता है ना। मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी और ड्राइवर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। मधु ने आहिस्ता से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उनकी कही बातों के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। मीरा साइड में खड़ी मधु को देख रही थी, पर ना वो मधु के पास आई और न ही उसने मधु से कुछ पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर ऊपर पैलेस के झरोखे के पास खड़े करण पर पड़ी, जो अपने हाथों की घड़ी बांधे उसे ही देख रहा था। उसे देखकर मधु को ये समझते देर नहीं लगी कि करण ने उसकी और हिमांशु की सारी बातें सुन ली है। उसे देखते ही मधु ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और पलटकर खड़ी हो गई और फिर धीमे धीमे कदमों से पैलेस से बाहर जाने लगी। मीरा उसे जाते देख रही थी। करण ने जैसे ही उसे पैलेस से बाहर की ओर जाते देखा तो वो भी उसके पीछे जाने लगा, पर तभी मीरा गुस्से में आकर उसके सामने खड़ी हो गई। आपके और मधु के बीच ये सब क्या चल रहा है? करण ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगा तो मीरा ने गुस्से में पूछा, आपने मधु पर हाथ उठाया है ना? उसके इतना पूछते ही करण के कदम रुक गए और उसे वो पल याद आया जब उसने मधु को थप्पड़ मारा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। करण को खामोश देखकर मीरा उसके पास आई और गुस्से में बोली, मतलब मैं सही हूँ, आपने ही उस पर हाथ उठाया है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीरा गुस्से में उस पर भड़की, आपकी ही वजह से वो ये जॉब छोड़कर जा रही है ना। मिस्टर करण खुराना, अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आपकी वजह से मधु को जरा सी भी चोट पहुंची या उसकी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? उसकी धमकी सुनकर करण गुस्से में बोला, मैंने मधु से नहीं कहा है मीरा कि वो ये नौकरी छोड़कर चली जाए, और न ही मैं ये चाहता हूँ कि वो ये नौकरी छोड़े, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उसे इस वक्त इस नौकरी की कितनी ज़रूरत है। और एक बात, मैं न ही मधु की तकलीफ की वजह बनना चाहता हूँ और न ही उसकी आंखों से आंसू बनकर बहना चाहता हूँ। उसने शायद खुद दर्द के साथ जीने की आदत डाल ली है, इसलिए वो मुझसे दूर जाने के लिए ये नौकरी भी छोड़ना चाहती है, पर मुझे भी अब उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे ये गलत फहमी है कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा तो मैं उसे ये साबित करके दिखाऊंगा कि मुझे अपनी जिंदगी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बिना भी बहुत खुश रह सकता हूँ।
करण की ऐसी बातें सुनकर मीरा उसे हैरानी से देखने लगी, पर करण गुस्से में वहां से चला गया। ये करण और मधु के बीच आखिर चल क्या रहा है, और करण ने ऐसा क्यों कहा कि वो ये साबित करके दिखाएगा कि वो मधु के बिना भी खुश रह सकता है। मेरे पीछे जरूर बहुत कुछ हुआ है, पर मैं पता कैसे करूं कि आखिर बात क्या है। मधु से मैंने वादा किया है कि मैं उससे करण के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, इसलिए मैं उससे तो कुछ नहीं पूछ सकती, और पूछने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि वो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, मीरा परेशान होकर बोली। इधर मधु पैलेस के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो कुछ देर पहले हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके आंसू झलक आए। वो ऊपर आसमान की ओर देखकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महादेव कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। आज आप मुझे ऐसे दोराहे पर ले आए हैं जहां से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं। अगर मैंने ये जॉब की तो मैं अपनी आंखों के सामने करण को किसी और का होते नहीं देख पाऊंगी। उनकी शादी की हर रस्म मुझे उनसे बहुत दूर ले जाएगी, और ये दर्द सहना मेरे बस में नहीं होगा। पर अगर मैंने ये जॉब छोड़ी तो मेरे परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैं अपने झुमके और चूड़ियां बेचकर 50,000 का इंतजाम तो कर लूंगी, क्योंकि अब तो मेरे पास बिल भी है, पर 6 महीने की सैलरी, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी। और अगर मैंने कंपनी को जॉब छोड़ने का वैलिड रीजन नहीं दिया तो 6 महीने तक मैं और कहीं नौकरी भी नहीं कर सकूंगी। पर पापा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, और मेरी ये जरूरत सिर्फ ये जॉब पूरी कर सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस राह पर चलूं। जहां नजर दौड़ा रही हूं सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। वो यही सब सोचकर रोने लगी। तभी वहां करण आ गया। उसने मधु की ओर अपना रुमाल बढ़ाया, ये लो अपने आंसू पोंछ लो। उसके इतना कहते ही मधु ने तुरंत नजरें उठाकर देखा। करण को देखते ही उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और एक बार फिर से अपनी नजरें झुका ली। मुझे तो लगा था कि अब तक तुम यहाँ से जा चुकी होगी, पर नहीं, तुम तो अभी भी बेशर्मों की तरह यही बैठी हो। तभी करण उसे घूरते हुए बोला। मधु बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर जाने लगी, पर करण के जूते से उसकी सैंडल टकरा गई और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, पर करण ने उसे पकड़ लिया। मधु ने नजरें उठाकर अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी ओर देखा तो करण ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और बोला, बार बार खुद आकर मेरी बाहों में गिरती हो और फिर मुझ पर ही बदसलूकी का इल्जाम भी लगाती हो। उसकी ऐसी रूखी बातें सुनकर मधु बिना कुछ कहे जाने लगी तो करण ने उसकी बाह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, तुम्हारे करीब आकर मैंने हर बार तुम्हें मुश्किलों से बचाया है मधु। आज अगर तुम सांसें ले रही हो ना तो वो भी मेरी मेहरबानी की वजह से। पर शायद तुमने ये नहीं सीखा कि अगर कोई आपकी मदद करे तो उसका एहसान माना जाता है, उस पर इतने घटिया इल्जाम नहीं लगाए जाते। इस बार भी मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी चुप्पी ने करण का गुस्सा और बढ़ा दिया और उसने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मधु बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुकाए रोते हुए खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी, पर करण उसे बस घूर रहा था। उसने मधु की ठोंडी पर अपनी एक उंगली रखी और उसका चेहरा अपनी ओर करके बोला, कर जो तुमने मुझसे कहा था। उसके बाद नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे इन आंसुओं से। अब मुझे तुम्हारे इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता मधु, और ना ही इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि तुम ये जॉब कर रही हो या एक बार फिर ये जॉब छोड़कर मुझसे दूर जा रही हो, क्योंकि मैं अपनी बचपन की दोस्त से शादी करने जा रहा हूँ। वो दोस्त जो मुझे समझती भी है और जिसे मुझ पर भरोसा भी है और जो मुझसे बहुत प्यार भी करती है। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो तुम्हारी तरह घटिया सोच नहीं रखती और एहसान फरामोश तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं, पर मुझे पड़ेगा, इसलिए प्लीज छोड़िए मुझे और जाने दीजिए। मधु खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। मधु की बातें सुनकर करण का गुस्सा और बढ़ गया और वो उसे घूरते हुए बोला, वैसे इमोशनल ड्रामे करने में एक्सपर्ट हो तुम। रो रो कर लोगों को ये यकीन दिलाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है कि तुमसे ज्यादा सच्ची और अच्छी लड़की इस दुनिया में कोई और नहीं है। वैसे कहाँ से सीखा तुमने ये सब? अपने आंसू दिखाकर पहले लड़कों को बहकाना और फिर उन्हें अपने करीब लाकर उन पर ही कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाना।
कहाँ से और किससे सीखा तुमने ये सब? करण के ताने मधु को बहुत तकलीफ दे रहे थे, पर फिर भी उसने एक बार भी पलटकर उसे जवाब नहीं दिया और नजरें झुकाकर खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने गुस्से में फिर से उसकी ठोंडी पर अपनी एक उंगली रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ करके पूछा, बोलो ना मधु, कहाँ से सीखा तुमने ये सब? अपनी जन्म देने वाली माँ से? उसके इतना पूछते ही मधु ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे पर आ रहे उसके कुछ बाल हट गए। उसके चेहरे से बालों के हटते ही करण को उसके गाल पर अपनी उंगलियों के निशान नजर आए। निशान देखते ही करण को ऐसा लगा जैसे उसे चोट लगी है और उसे बहुत दर्द हो रहा हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके गाल को छूने के लिए बहुत प्यार से अपना हाथ बढ़ाया, पर तभी मधु रोते हुए बोली, आप मुझसे ये कहेंगे? ये मैंने कभी नहीं सोचा था करण। उसके इतना कहते ही करण के हाथ रुक गए और उसे याद आया कि वो गुस्से में कुछ ऐसा कह गया है जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने तुरंत मधु को छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद करके उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। मधु कुछ देर रोते हुए उसे देखती रही और फिर वहां से चली गई। आई एम सॉरी मधु, वो मैं गुस्से में, करण पलटकर बोला, पर फिर बोलते बोलते रुक गया क्योंकि मधु वहां नहीं थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। कैसे कह दिए तूने उससे ये शब्द करण, कैसे? तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू मधु की माँ के चरित्र पर उंगली उठाए। कोई हक नहीं बनता तुझे। उसने गुस्से में अपनी बंद मुट्ठी पेड़ पर दे मारी। इधर रोहित एक पिल्ला से टिककर खड़ा मधु के बारे में सोच रहा था। मैं जानता हूँ मधु कि तुम, करण और तुम्हें लेकर उड़ी अफवाहों की वजह से ही ये जॉब छोड़कर जाना चाहती हो। पहले भी तुमने अपनी जॉब इसलिए ही छोड़ी थी, पर मैं उस वक्त भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया था और आज भी नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी बहन की शादी मुझे तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दर्द बांटने नहीं दे रही है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मधु कि रिद्धिमा की डोली उठते ही मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। उसके बाद तुम्हें कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। तभी मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मधु के लिए परेशान हो? रोहित ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया, तो मीरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम मधु की चिंता मत करो रोहित, मैं हूँ उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए। और मधु कमजोर नहीं है, वो लड़ना भी जानती ही और जीतना भी। तुम देखना बहुत जल्द उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रोहित मुस्कुराते हुए बोला, जिसकी तुम्हारी जैसी दोस्त है उसकी किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मधु अगर शादी में रुक जाती तो दादी को बहुत अच्छा लगता। मीरा उससे कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी ममता वहां आ गई। उन्हें देखते ही वो उनके पैर छूकर बोली, नमस्ते आंटी। ममता ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम्हें यहाँ देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ बेटा, और अगर तुम ये पहनोगी तो मेरी खुशी और बढ़ जाएगी। इतना कहकर उसने मीरा को वैसे ही कपड़े पहनने के लिए दिए जैसे सबने पहने थे। पर आंटी मैं ये, मीरा ने इतना कहा ही था कि तभी ममता उसे टोकते हुए बोली, प्लीज बेटा ना मत कहना प्लीज। ममता के इस तरह रिक्वेस्ट करने से मीरा कुछ बोल नहीं पाई और उसने चुपचाप कपड़े ले लिए। तो ममता मुस्कुराते हुए बोली, अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहंदी की रस्म शुरू ही होने वाली है। जी, इतना कहकर मीरा वहां से चली गई। उसके जाते ही ममता रोहित से बोली, बहुत अच्छी लड़की है, जिस घर में जाएगी वो घर अपनी मुस्कुराहट से रोशन कर देगी। ये सुनकर रोहित हल्के से मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। इधर मधु करण के बारे में सोचते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मधु ने पलटकर देखा तो सामने गायत्री खड़ी थी। उन्हें देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत उनके पैर छुए और बोली, नमस्ते दादी माँ, खुश रहिए बेटा। गायत्री ने उसे आशीर्वाद देकर अपने गले से लगा लिया। मधु ने उनकी ओर देखकर पूछा, कैसी है आप दादी माँ? गायत्री ने उसके गाल को छूकर जवाब दिया, आपको देख लिया तो अब हम बिल्कुल ठीक है बेटा, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। आपके साथ इतना कुछ हो गया और हम आपके लिए कुछ नहीं पाए। मधु ने मुस्कुराते हुए उनकी हथेली थामी और बोली, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है दादी माँ। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए क्योंकि जाने अनजाने मेरी वजह से आपके और करण साहब के परिवार की इज्जत का तमाशा बन गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। नहीं बेटा, जो हुआ उसमें ना आपकी गलती थी और ना किसी और की, और वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है।
इसलिए अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वैसे हम आपको एक बात बताए बेटा, आपको यहाँ देखकर हम बहुत खुश हैं। हम दिल से चाहते थे कि आप रिद्धिमा की शादी का हिस्सा बने, और देखिए आप आ गई। ये सुनकर मधु ने मुस्कुराने की कोशिश की और मन ही मन बोली, अगर मुझे पता होता दादी माँ कि यहाँ रिद्धिमा और करण साहब की शादी हो रही है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या सोच रही है बेटा? तभी गायत्री ने पूछा। कुछ नहीं दादी माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, इतना कहकर मधु वहां से चली गई। वो जैसे ही अपने कमरे में आई तो मीरा आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसने भी मधु के जैसी ही ड्रेस पहन रखी थी। उसे देखकर वो उठकर उसके पास आई। ये ड्रेस मुझे ममता आंटी ने दी है, आज के मेहंदी फंक्शन में पहनने के लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? मधु उसके गाल को छूकर बोली, बहुत सुंदर लग रही है, भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। ये सुनकर मीरा ने अपने दोनों हाथों से उसकी हथेली थामी और बोली, मधु तू मेरे साथ है तो मुझे बुरी नजर कैसे लग सकती है? पर मेरे होते हुए भी तुझे किसी की बुरी नजर जरूर लग गई है, शायद इसलिए पिछले कुछ दिनों से तेरी आंखों में सिर्फ आंसू है। मुस्कुराना और मुझसे लड़ना तो तू जैसे भूल ही गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मधु कि मैं ऐसा क्या करूं कि तेरी सारी तकलीफें पल भर में ही दूर हो जाए और तेरे चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट लौट आए। और मैं कुछ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इस बार मैं ये नहीं जानती कि तेरी तकलीफ की वजह क्या है। मधु ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे बेड पर बैठाकर बोली, मीरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तू करण से प्यार करती है ना मधु? तभी मीरा ने पूछा। उसका सवाल सुनकर मधु हक्की बक्की रह गई, पर फिर वो हल्की से मुस्कुराई और उठकर खड़ी हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की ओर बढ़ते हुए बोली, मीरा मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा जरूर है जो बार बार मुझे और करण साहब को आमने सामने ले आता है। करण साहब ने कई बार मेरी जान बचाई है और मेरी मदद भी की है। उनके एहसानों तले में दबी हुई हूँ मीरा, इसलिए मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो रिद्धिमा के मंगेतर है और मैं उनकी ही शादी प्लान करने यहाँ आई हूँ। किसी की खुशियाँ छीनकर मैं खुश कैसे हो जाऊं मीरा? और फिर करण साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वो मुझ जैसी लड़की की मदद तो कर सकते हैं पर प्यार नहीं। तुझ जैसी लड़की से तेरा क्या मतलब है मधु? तुझमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से कोई तुझे रिजेक्ट करे, समझी तू? मीरा उठकर गुस्से में बोली तो मधु को हंसी आ गई। उसे ऐसे हंसते देख मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। वो मीरा के पास आई और बोली, तू मेरी दोस्त है मीरा और मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तू ये कभी नहीं मानेगी कि तेरी दोस्त किसी के प्यार के काबिल नहीं है। शट अप मधु, अपनी बकवास बंद कर तू। मीरा गुस्से में उस पर भड़की तो मधु फिर से बोली, मीरा सारी दुनिया के लिए मैं मोहन शर्मा की नाजायज बेटी हूँ। ये सच भुलाकर शायद कोई मुझे अपना भी लेता, पर शिमला में जो कुछ भी हुआ वो सच जानकर कोई मुझे नहीं अपनाएगा। कोई मेरी इस बात पर यकीन भी नहीं करेगा कि मैंने उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखा जिसके साथ मैं एक पूरी रात रही हूँ। और पिछले दिनों मुझे और करण को लेकर मीडिया में जो तमाशा हुआ है, उसके बाद तो मुझ पर चरित्रहीन होने का दाग भी लग गया है। करण ने भले ही मीडिया के सामने सब कुछ साफ कर दिया हो, पर मेरे लिए लोगों की सोच तब भी नहीं बदलेगी। किसी और की छोड़ खुद मेरे माँ पापा को भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं? तुझे पता है मीरा, अभी थोड़ी देर पहले करण ने भी मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ को लेकर कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं अभी और इसी वक्त अपनी जान दे दूं। पर मैं तो अपनी जान भी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा परिवार मुश्किलों में आ जाएगा। उसकी बातें सुनकर मीरा की आंखों से आंसू झलक आए। मधु खिड़की के पास आई और नीचे एक पिलर के पास खड़े करण की ओर देखकर बोली, किसी का प्यार और उसी से शादी मैं अपने नसीब में लिखवा कर नहीं आई हूँ मीरा, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है। मैं ये ख्वाब कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं, क्योंकि ख्वाब कभी सच नहीं होते, वो तो होते ही सिर्फ टूटने के लिए है। इतना कहकर वो चुप हो गई और नीचे खड़े करण को देखने लगी। तभी अचानक करण की नजर भी उस पर पड़ी। उसके देखते ही मधु तुरंत पलट गई। तभी वहां शालिनी आ गई। उसे देखकर मधु ने अपनी नजरें झुका ली। शालिनी की नजर बैग पर रखी सूटकेस पर पड़ी तो वो मधु की ओर देखते हुए मीरा से बोली, मीरा मुझे मधु से अकेले में कुछ बात करनी है। उसके इतना कहते ही मीरा ने मधु की ओर देखा तो उसने उससे जाने का इशारा किया। मीरा बिना कुछ कहे वहां से चली गई।
शालिनी ने बैग की ओर देखकर पूछा, वापस जा रही हो? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो उसके पास आकर बोली, मधु अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो भी ये सच नहीं बदलने वाला कि तुम करण से प्यार करती हो। मधु मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, करण साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वो बहुत अच्छे इंसान भी है, पर मैं उनसे प्यार नहीं करती और न ही कभी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए करण साहब एक अलग ही दुनिया के इंसान हैं। शायद इसलिए मेरे और उनके बीच हमेशा सिर्फ तकरार होती है, और जहाँ तकरार हो वहाँ प्यार कैसे हो सकता है? उसकी बातें सुनकर शालिनी ने पलटकर पूछा, अगर तुम मेरे करण से प्यार नहीं करती तो मैंने जो मंदिर में सुना वो क्या था मधु? तुम भोलेनाथ से करण की खुशी क्यों मांग रही थी? लगता है आंटी आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं भगवान से उनके लिए कुछ नहीं मांग रही थी। उनकी शादी होने वाली है और उनकी खुशियां मांगने के लिए रिद्धिमा बहुत जल्द उनकी जिंदगी में उनकी पत्नी बनकर शामिल होने वाली है। और आंटी मैं ऐसे किसी इंसान के बारे में क्यों सोचूंगी जिसकी शादी की तैयारियां करने मैं खुद यहाँ आई हूँ। ये सुनकर शालिनी बोली, मुझे तो लगा कि तुम्हें ये पता ही नहीं था कि यहाँ करण की शादी हो रही है। ये सुनकर मधु ने अपनी नजरें झुका ली तो शालिनी ने फिर से पूछा, अगर तुम करण की शादी के लिए यहाँ आई हो तो फिर वापस क्यों जा रही हो? उनके इतना पूछते ही मधु पलटकर खड़ी हो गई तो शालिनी ने उसके सामने आकर पूछा, मधु, जो सच नजरें मिलाकर न कहा जाए वो सच नहीं होता। तुम करण की शादी में आ पहुंची हो, ये बात तो तुम्हें तब पता चली जब तुमने मुझे मंदिर में देखा, और तुम यहाँ से इसलिए भाग रही हो क्योंकि तुम करण से प्यार करती हो और उसे किसी और का होते नहीं देख सकती, और भगवान के सामने भी तुम उसके लिए ही प्रार्थना कर रही थी। मैं करण साहब से प्यार नहीं करती आंटी, और न ही मैं करण साहब के लिए भगवान से कुछ मांग रही थी, और ये बात मैं आपसे नजरें चुराकर नहीं बल्कि आपकी आंखों में देखकर बोल रही हूँ। मधु उनकी आंखों में देखकर बोली तो शालिनी ने गुस्से में पूछा, अगर तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती हो और भगवान से उसकी खुशियां नहीं मांग रही थी तो अपनी खुशियों के बदले किसकी खुशियां मांग रही थी? रोहित की। मधु नीचे खड़े रोहित को देखकर बोली। तभी वहां मीरा आ गई। शालिनी हैरानी से मधु को देखने लगी तो वो उनकी ओर देखकर बोली, मैं करण साहब की नहीं बल्कि भगवान से रोहित की खुशियां मांग रही थी, क्योंकि मैं आपके बेटे से नहीं बल्कि रोहित से प्यार करती हूँ। मधु के इतना कहते ही मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।